सिर्फ डीडी न्यूज पर। Decode presented by KEI Wires and Cables, विकसित भारत का विकसित वायर, को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह, इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। जेके टायर, टोटल कंट्रोल। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक नया रक्षा समझौता हुआ है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब में से अगर किसी एक देश पर कोई हमला करता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी अब सऊदी अरब और पाकिस्तान किसी भी तीसरे देश से होने वाले हमले के खिलाफ एक दूसरे की रक्षा करेंगे। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु बम है और अब यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर मुस्लिम देशों में अपने परमाणु हथियारों की मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम देश आपस में मिलकर नेटो की तरह अपना एक अलग गठबंधन बनाना चाहते हैं। क्या मुस्लिम देश अपना ये मोर्चा बनाने में कामयाब हो पाएंगे और पाकिस्तान के परमाणु बम से मुस्लिम ब्रदरहुड मजबूत होगा? आज हम इसी सवाल को आपके लिए डिकोड करेंगे। और दूसरी खबर यह है कि ऐसा लग रहा है कि वोट चोरी पर अपने फ्लॉप शो के बाद अब राहुल गांधी भारत में नेपाल जैसी क्रांति का सपना देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने देश के युवाओं से, छात्रों से और जेन जी से संविधान बचाने की अपील की है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी झूठे आरोप लगाकर भारत में नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं और राहुल गांधी का यह सपना कभी भी भारत में क्यों पूरा नहीं हो सकता। और आखिर में आपको भविष्य का युद्ध भी दिखाएंगे। इजरायल ने एक ऐसा नया लेजर हथियार तैयार किया है जो मिसाइल्स, ड्रोन्स और रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर देता है और इसका नाम है आयरन बीम। खास बात यह है कि इसका एक हमला एक पिज्जा से भी सस्ता है। आज हम आपको युद्ध की इस तकनीक में हो रहे क्रांतिकारी बदलाव के बारे में बताएंगे। तो आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आपके लिए यह है कि पाकिस्तान अब मुस्लिम देशों के बीच अपने परमाणु बम की मार्केटिंग कर रहा है, जिसे पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र इस्लामिक परमाणु बम कहता है। पाकिस्तान पूरी दुनिया का इकलौता मुस्लिम देश है जिसके पास अपना परमाणु बम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता हुआ है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 17 सितंबर को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस मुलाकात में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर भी मौजूद थे और इस समझौते के तहत अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब में से किसी एक देश पर हमला हुआ तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी अगर सऊदी अरब पर किसी देश ने हमला कर दिया तो पाकिस्तान उसे खुद पर हमला मानेगा और अगर पाकिस्तान पर किसी देश ने हमला कर दिया तो सऊदी अरब भी उसे खुद पर हमला मानेगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सवाल छुपा हुआ है और वो ये कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए अपने परमाणु बम का भी इस्तेमाल कर सकता है? क्या इस रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब को पाकिस्तान का परमाणु बम भी अपने हाथ में मिल जाएगा? इस रक्षा समझौते में कहीं भी परमाणु बम का जिक्र नहीं किया गया है। तो जब आप इस रक्षा समझौते को देखेंगे, जो मैंने देखा, आज मैं रक्षा समझौता अपने साथ लेकर आया हूं। यह वो रक्षा समझौता है, जॉइंट स्टेटमेंट है असल में ये, जो दोनों देश के नेताओं ने जारी की है। लेकिन इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा है कि परमाणु बम जो है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए कर सकता है।
लेकिन इतना जरूर लिखा है इसमें कि ये जो समझौता है, दिस इज बेस्ड ऑन द बॉन्ड्स ऑफ ब्रदरहुड एंड इस्लामिक सॉलिडारिटी, ये इसमें लिखा है और इसे स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का नाम इसमें दिया गया है। तो समझौते में तो परमाणु बॉम्ब का जिक्र नहीं है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ये कहता है कि जब यह समझौता हुआ तो उसमें परमाणु बम भी शामिल माना जाएगा और यह एक ऐसा रक्षा समझौता है जो दो मुस्लिम देश मुस्लिम ब्रदरहुड और इस्लाम के नाम पर कर रहे हैं, यानी ये मजहब के नाम पर किया गया समझौता है। रॉयटर्स के मुताबिक एक सीनियर सऊदी अरब सरकार के अधिकारी ने यह बताया है कि इस समय सऊदी अरब और भारत के संबंध बहुत ज्यादा मजबूत हैं और वो इस रिश्ते को और आगे बढ़ाते रहेंगे। ये सवाल इसलिए उनसे पूछा गया क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ रक्षा समझौता कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत का कट्टर दुश्मन है और सऊदी अरब भारत का दोस्त है। अब अगर इस रक्षा समझौते को अगर आप देखें तो इसमें सबसे बड़ा सवाल यह उत्पन्न होता है इसके बाद कि अगर भारत ने भविष्य में कभी भी पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई हमला किया, कोई ऑपरेशन किया, तो क्या सऊदी अरब उसे खुद पर हमला मानेगा? तो इसका जवाब है नहीं, नहीं मानेगा। और वो क्यों? क्योंकि उरी, पुलवामा, बालाकोट और पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने जो जवाबी हमला किया वो पाकिस्तान पर नहीं बल्कि आतंकवादियों पर हमला था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने जो हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, यह पाकिस्तान पर नहीं था, पाकिस्तान की सेना पर नहीं था। सबसे पहले हमने सिर्फ आतंकवादी अड्डों पर हमला किया है और आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लिया है। इसलिए ये जो भारत सरकार के ऑपरेशन रहे हैं, चाहे वो उरी हो, बालाकोट हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, वो इस रक्षा समझौते के तहत नहीं आएंगे। सोचिए एक और सवाल, अमेरिका ने कभी ओसामा बिन लादेन जैसा ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ किया तो क्या पाकिस्तान इसे अपने ऊपर हमला मानेगा? और क्या सऊदी अरब उस समय पाकिस्तान का बचाव करने के लिए आएगा? क्या पाकिस्तान का साथ देगा? आप समझौते की इस भाषा पर जरा गौर कीजिए जो बिल्कुल नेटो गठबंधन की तरह है, जहां किसी एक सदस्य पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाता है। अब मैं आपको सऊदी अरब के रक्षा मंत्री का एक सोशल मीडिया पोस्ट पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जिसमें वो क्या कहते हैं। देखिए, वो कहते हैं कि सऊदी अरब एंड पाकिस्तान स्टैंडिंग साइड बाय साइड अगेंस्ट द अग्रेसर। ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मेरे पास भी है इसकी एक कॉपी। सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान स्टैंडिंग साइड बाय साइड अगेंस्ट द अग्रेसर ऑलवेज एंड फॉरएवर। अब यहां पर अग्रेसर कौन है? अग्रेसर का मतलब है हिंदी में हमलावर, और शायद इस शब्द का इस्तेमाल इजराइल के लिए किया गया है। अब दो बड़े सवाल यहां से उठते हैं। पहला, क्या यह सऊदी अरब की रणनीतिक मजबूरी है? और दूसरा, क्या मुस्लिम देशों को अमेरिका की गारंटी पर भरोसा नहीं है? इजराइल जिस तरह से लगातार मुस्लिम देशों पर हमले कर रहा है, उसके बाद दुनिया भर के मुस्लिम देश अमेरिका से मिलने वाली सुरक्षा की गारंटी को शायद अपने लिए पर्याप्त नहीं मान रहे। 9 सितंबर को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के चीफ पर हवाई हमला किया। कतर अमेरिका का करीबी देश है, इसके बावजूद इजराइल ने कतर पर हमला कर दिया। 8 से 10 सितंबर के बीच इजराइल ने सिर्फ 72 घंटों के अंदर 6 मुस्लिम देशों पर हमले किए। ये देश आपकी स्क्रीन पर है: गाजा, सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और ट्यूनीशिया। जून में इजराइल ने सबसे ताकतवर मुस्लिम देशों में से एक ईरान पर हमला किया और तब खुद अमेरिका ने भी ईरान पर बम गिराए थे। और आज आप एक बार फिर से उन तस्वीरों को देख सकते हैं जिसकी वजह से शायद दुनिया भर के मुस्लिम देश आज असहज हो रहे हैं या फिर चिंता में पड़े हुए हैं।
अब लगातार हो रहे इन हमलों से मुस्लिम देशों में चिंताएं बढ़ गई हैं और हैरानी की बात है कि जब इजराइल इन मुस्लिम देशों पर हमले कर रहा था तब दूसरे मुस्लिम देशों ने इन्हें बचाने की कोई कोशिश नहीं की। मुस्लिम देशों को डर है कि उन पर भी इजराइल का हमला कभी भी हो सकता है। इसलिए सऊदी अरब ने एक ऐसे मुस्लिम देश को चुना जिसके पास परमाणु बम है। ये एक दिखावे का समझौता है या फिर ये वाकई काम करेगा, इसकी अग्नि परीक्षा तब होगी जब पाकिस्तान या फिर सऊदी अरब पर इस तरह का कोई हमला होगा जब इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच इस रक्षा समझौते की एक और बड़ी बात है। पाकिस्तान को करीब 26,000 करोड़ रुपए का कर्ज सऊदी अरब को वापस करना था। अब सऊदी अरब ने इसके लिए पाकिस्तान को दिसंबर तक का समय और दिया है और कहा है कि दिसंबर तक ये कर्ज 26,000 करोड़ रुपए लौटा दीजिए। तो क्या पाकिस्तान इस लोन का एहसान अपने न्यूक्लियर बम से उतारना चाहता है? पाकिस्तान का ये कहकर आजकल मजाक उड़ाया जा रहा है कि क्या उसने अपना परमाणु बम किराए पर देना शुरू कर दिया है। ऐसा माना जाता है कि सऊदी अरब ने 1980 के दशक में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को फंडिंग भी दी थी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो सैन्य संबंध हैं ये आज के नहीं हैं, बल्कि करीब 60 वर्षों से उन दोनों के बीच में ये संबंध रहे हैं। वर्ष 1967 से अब तक पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सेना के 8,000 से ज्यादा सैनिकों को ट्रेनिंग दी है। दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास भी अक्सर होते रहते हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तान के 1500 से 2,000 सैनिक तैनात हैं और जो सऊदी अरब सेना को लगातार ट्रेनिंग और मदद देते हैं। वर्ष 2017 से पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ रियाद में इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition के कमांडर हैं, जिसे आतंकवाद से लड़ने के लिए बनाया गया है और इसमें 40 से ज्यादा मुस्लिम देश शामिल हैं। पाकिस्तान ने वर्ष 1979 में मक्का की ग्रैंड मस्जिद पर कब्जा करने वाले विद्रोहियों को हराने के लिए भी तब सऊदी अरब की मदद की थी। और पाकिस्तान पर जब भी कोई आर्थिक संकट आता है तो वहां के लीडर और आर्मी चीफ सबसे पहले कटोरा लेकर सऊदी अरब ही पहुंचते हैं पैसा मांगने के लिए। वर्ष 1980 से लेकर अब तक सऊदी अरब पाकिस्तान को 2,64,000 करोड़ रुपए का कर्ज और मदद दे चुका है और इस समय भी पाकिस्तान पर सऊदी अरब का कुल मिलाकर 80,000 करोड़ रुपया बकाया है। तो ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी के जो संबंध हैं ये बहुत पुराने रहे हैं और ये जो समझौता भी हुआ है ये समझौता कोई सरप्राइज नहीं है। इस समझौते की बात बहुत पहले से चल रही थी और दोनों के बीच सैन्य संबंध हो चाहे आर्थिक संबंध हो ये लगातार पहले से रहे हैं। अब हम पाकिस्तान, सऊदी अरब और भारत की सैन्य क्षमता की तुलना करेंगे। तो देखिए, पाकिस्तान आज सऊदी अरब के साथ मिलना चाहता है और मिलकर ये दोनों देश अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ भारत खड़ा है। भारत के लिए असहज होने वाली बात यह है कि पाकिस्तान उसका कट्टर दुश्मन है और उसका दुश्मन उसके एक दोस्त के साथ हाथ मिला रहा है और रक्षा समझौता कर रहा है, क्योंकि सऊदी अरब और भारत के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। तो ये एक ऐसा ट्रायंगल है जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो तीनों की सेनाओं पर जरा नजर डालिए। दुनिया में सैन्य ताकत के मामले में पाकिस्तान 12वें नंबर पर है, सऊदी अरब 24वें नंबर पर है और भारत की सेना पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर है। यह रैंकिंग किसी भी देश को उसकी तीनों सेनाओं की ताकत के हिसाब से दी जाती है। तो यह रैंकिंग तीनों देशों की कहां है आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर 6.5 लाख सैनिक हैं, सऊदी अरब के पास करीब 2.5 लाख सैनिक हैं और भारत के पास लगभग 14.5 लाख सैनिक हैं अगर हम सैनिकों की बात करें। पाकिस्तान के पास करीब 1,400 विमान हैं, सऊदी अरब के पास 900 से ज्यादा विमान हैं और भारत के पास 2200 से ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। ये तुलना आप देख लीजिए। पाकिस्तान की सेना के पास 78 युद्धपोत हैं और सऊदी अरब के पास 16 और भारतीय नौसेना के पास 151 युद्धपोत हैं। तो ये तीनों देशों की सेनाओं की तुलना हमने आपके लिए की। अब आपको बताते हैं कि भारत ने इस समझौते पर क्या कहा है।
भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उन्हें इस समझौते के बारे में पहले से जानकारी थी, ये होना ही था, वो जानते थे और भारत और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। सऊदी अरब ने वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी तब दिया था। और भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो क्या कहता है, पढ़कर आपको बताता हूं। वी विल स्टडी द इंप्लीकेशंस ऑफ दिस डेवलपमेंट फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी एज वेल एज फॉर द रीजनल एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी। यानी भारत सरकार ये कह रही है कि हम इस जो समझौता हुआ है, रक्षा समझौता, इसका क्या असर होगा, भारत पर क्या असर होगा, इस क्षेत्र पर क्या असर होगा और पूरी दुनिया पर क्या असर होगा, हम इसके बारे में सोचेंगे, इसे स्टडी करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। द गवर्नमेंट रिमेन्स कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट्स, ऐसा उन्होंने कहा है। और वो ये भी कहते हैं कि हमें इसके बारे में पहले से जानकारी थी और भारत और सऊदी अरब के बीच बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं। सऊदी अरब भारत का करीबी दोस्त है और सऊदी अरब ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की थी। जब यह हमला हुआ था तब प्रधानमंत्री मोदी अरब में थे। भारत अपने कच्चे तेल की ज़रूरतों का करीब 18% हिस्सा सऊदी अरब से खरीदता है। यानी सऊदी अरब भारत के बड़े एनर्जी सप्लायर्स में से एक है और सऊदी अरब में 27 लाख से ज़्यादा भारतीय काम करते हैं, जिन्होंने वर्ष 2024 में लगभग 67,000 करोड़ रुपए का रेमिटेंस भारत भेजा था। अब यह देखिए कि क्या पाकिस्तान अब अपने परमाणु बम की मार्केटिंग करके मुस्लिम देशों का एक नेटो जैसा संगठन बनाने की कोशिश कर रहा है। 15 सितंबर को दोहा में 60 देशों ने इकट्ठा होकर कतर पर इजराइल के हमलों की आलोचना की थी, निंदा की थी, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम देश हैं। इस बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने का प्रस्ताव रखा था और आज आप शहबाज शरीफ का वो बयान सुनिए और देखिए कि शहबाज शरीफ के दिमाग में क्या चल रहा है। Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. Creation of an Arab Islamic task force to adopt effective measures to ward off Israeli expansionist designs. We reiterate the OIC's call to suspend Israel's membership of the United Nations. पाकिस्तान चाहता है कि नेटो गठबंधन की तरह मुस्लिम देशों का भी एक अलग गठबंधन हो। नेटो आप जानते हैं यूरोपीय देशों का एक गठबंधन है, पश्चिमी देशों का गठबंधन है और वहां पर भी उनका जो समझौता है वो यही है कि इन सारे देशों में से अगर किसी एक पर हमला होता है तो ये सारे नेटो देश इसे अपने ऊपर हुआ हमला मानेंगे। और पाकिस्तान भी यही चाहता है कि एक ऐसा मुस्लिम देशों का गठबंधन बने जिसमें अगर एक देश पर हमला हुआ तो इसे सभी देशों के खिलाफ हमला माना जाए। कतर और सऊदी अरब दोनों जगहों पर शहबाज शरीफ के साथ जनरल असीम मुनीर मौजूद थे। अब यह तस्वीर देखिए क्या कहती है। असीम मुनीर चीन भी गए थे SCO समिट के लिए और वहां पर भी पाकिस्तान ने जितनी भी द्विपक्षीय बैठकें की, चाहे वो रशिया के साथ की हो, चाहे वो चीन के साथ की हो, उन सब में असीम मुनीर थे और इस बार भी असीम मुनीर सऊदी अरब में मौजूद रहे। मुस्लिम देशों के इस नेटो जैसे संगठन को पाकिस्तान अपने परमाणु बम की सुरक्षा दे रहा है। वो चाहता है कि ऐसा हो जाए और हो सकता है पाकिस्तान दूसरे देशों से भी पैसा लेकर अपना ये परमाणु बम उन्हें किराए पर देने लगे या उनसे ये कहने लगे कि अगर आपके ऊपर भी कभी किसी ने हमला किया तो हम आपको अपना परमाणु बम या अपने परमाणु हथियार दे सकते हैं। इससे पहले जनरल असीम मुनीर ये बयान दे चुके हैं कि अगर पाकिस्तान पर कभी कोई हमला हुआ, कोई खतरा आया तो वो आधी दुनिया को अपने साथ लेकर डूबेगा। यानी पाकिस्तान अपने परमाणु बम को इस्तेमाल करने में हिचकिचाएगा नहीं। वो पहले भी कह चुके हैं अगर हम पर हमला हुआ तो हम रुकेंगे नहीं, फिर हम आधी दुनिया को नष्ट करके फिर डूबेंगे। अब ये जो अरब इस्लामी टास्क फोर्स है, इसे बनाने का प्रस्ताव आने के 48 घंटे के बाद ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ये रक्षा समझौता हो गया। तो क्या इसे मुस्लिम नेटो की तरफ पहला कदम माना जाए? अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक गठबंधन बनाना पाकिस्तान और दूसरे इस्लामिक देशों का आज का नहीं बल्कि दशकों पुराना सपना रहा है। इससे पहले वर्ष 1974 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने लाहौर में एक इस्लामिक शिखर सम्मेलन किया था जिसमें 32 मुस्लिम देशों के लीडर्स शामिल हुए थे।
और इसकी वजह थी वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार। और इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भुट्टो को यह लगा होगा कि हमें अब एक बड़ा गठबंधन बनाना चाहिए सारे मुस्लिम देशों का, ताकि अगर दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो ये सारे मुस्लिम देश पाकिस्तान की मदद करने के लिए आएंगे, और अगर दोबारा से भारत के साथ कोई युद्ध हो तो ये बाकी पाकिस्तान जो मुस्लिम देश हैं ये पाकिस्तान की मदद करेंगे उस युद्ध में। हालांकि तब आपसी मतभेदों की वजह से मुस्लिम देश इकट्ठा नहीं हो पाए, और तब नहीं आज तक ये सारे मुस्लिम देश मिलकर कभी भी नेटो जैसा अपना संगठन नहीं बना पाए, क्योंकि इनके अंदर मतभेद बहुत है। मुस्लिम देश मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर नेटो जैसा गठबंधन बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या कभी इन देशों ने गाजा के लोगों की मदद करने पर विचार किया है? अब तक किसी मुस्लिम देश ने गाजा के शरणार्थियों को अपने देश में जगह नहीं दी। अगर ये देश चाहें तो इन तमाम लोगों को अपने देश में शरण दे सकते हैं। शहबाज शरीफ दुनिया में मुस्लिम एकता, मुस्लिम ब्रदरहुड और गाजा के बारे में लगातार भाषण देते हैं, लेकिन खुद अपने देश से वो पाकिस्तान के लोगों को जबरदस्ती भगा रहे हैं, और मुस्लिम शरणार्थियों को जबरदस्ती वापस भेजते समय शहबाज शरीफ मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में तब नहीं सोचते, ना ही बात करते हैं। पाकिस्तान में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में अफगानिस्तान से आए शरणार्थी आज रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान उन्हें भी जगह नहीं दे रहा। क्या अफगानिस्तान से आए ये शरणार्थी ये मुसलमान नहीं है? क्या इन पर मुस्लिम ब्रदरहुड लागू नहीं होता? गाजा में देखिए लोगों की क्या हालत हो रही है, ये भी मुसलमान हैं। क्या इन पर मुस्लिम ब्रदरहुड जो है लागू नहीं होता? आप स्थिति देख लीजिए, तस्वीरें देख लीजिए, ये गाजा की स्थिति है। और ये सारे लोग आज चाहते हैं कि दुनिया का कोई तो ऐसा देश हो जहां हमें शरण मिल जाए, हमें रहने की जगह मिल जाए, जहां हमारी जिंदगी सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे, हमारे परिवार सुरक्षित रहें, उनकी जान बच जाए, और दिन में 2 समय का 2 टाइम का खाना हमें मिल जाए। बस इतना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद भी दुनिया के सारे मुस्लिम देश इन गाजा के इन मुसलमानों के लिए चुप हैं। वो एक दूसरे की रक्षा की बात तो कर रहे हैं, एक दूसरे को हथियार देने की बात कर रहे हैं, एक दूसरे की सेना को इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर हमला हुआ तो मैं इसे अपने ऊपर हमला मानूंगा, ये सारी बात कर रहे हैं। लेकिन मानवता कहां गई? क्या मुस्लिम ब्रदरहुड सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए है? क्या सिर्फ हथियारों तक सीमित है? जब मानवता की सेवा की बात आती है इस देश में और इस पूरी दुनिया में, जो इस प्रकार के मुसलमान हैं जो आज बहुत मुसीबत में हैं, तो क्या इस दुनिया के मुस्लिम देश मिलकर गाजा के इन लोगों की मदद नहीं कर सकते? आज की दुनिया मल्टीपोलर है, जिसमें सभी देश सबसे पहले अपना हित देखते हैं और सबके हित एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 धुरियां हैं, एक तरफ यूएसएसआर है और एक तरफ अमेरिका है। अब सारे देश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उनके हित जुड़े हुए हैं। एक उदाहरण से समझिए, जैसे भारत और चीन के बीच सीमा विवाद हुआ। भारत के हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर रशिया है, भारत का सबसे पुराना दोस्त भी रशिया है, लेकिन रशिया चीन का भी साथी है, चीन का भी वो साथी माना जाता है, चीन की भी मदद करता है, चीन का एलाई माना जाता है। लेकिन जब हमारा चीन के साथ विवाद चल रहा था, तब क्या रशिया ने हमें हथियार देने बंद कर दिए? क्या रशिया के साथ हमारी दोस्ती टूट गई? हमारी दोस्ती रशिया के साथ वैसी ही रही, और हम ये जानते थे कि रशिया और चीन के भी संबंध हैं, तो भी रशिया और भारत के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ा, और ना ही रशिया इस विवाद के दौरान बीच में बोला, और ना ही रशिया ने इसमें चीन का साथ दिया। पर अब कोई भी देश किसी दूसरे देश के मामले में दखल नहीं देता है, ये हमने हर जगह आजकल देख लिया है। तो अगर पाकिस्तान को ऐसा लगता है, ये गलतफहमी है कि भारत के खिलाफ उसकी इस लड़ाई में सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा, तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब आपको आतंकवाद पर पाकिस्तान का एक नया कबूलनामा दिखाते हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक कमांडर ने यह कहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल होने का निर्देश दिया था। असीम मुनीर ने यह भी कहा था कि मारे गए आतंकवादियों को शहीद का दर्जा दिया जाए, जिसके बाद पाकिस्तान के बड़े बड़े सैनिक अधिकारियों ने अपनी वर्दी में
इन आतंकवादियों के जनाजे में हिस्सा लिया। आप आज इस आतंकवादी का बयान सुनिए। वैसे तो मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, हम आतंकवादियों का बयान कभी भी टीवी पर सुनवाते नहीं हैं, क्योंकि वो इस लायक नहीं है, इस काबिल नहीं है। लेकिन जब ये आतंकवादी खुद अपने आप को एक्सपोज करते हैं, जब ये आतंकवादी पूरी दुनिया को पाकिस्तान के बारे में आतंक के सबूत देते हैं, तब ज़रूर इनके ये बयान सुनवाने चाहिए, ताकि ये बयान पूरी दुनिया के लोग इन बयानों को देखें, सुने। हमारे अपने देश में भी हमारे बहुत सारे विपक्षी नेता ऐसे हैं जिन्हें हमारी बात पर यकीन नहीं, पाकिस्तान पर यकीन है। आज उन्हें भी पाकिस्तान के इस आतंकवादी का बयान ज़रूर सुनना चाहिए। और ये बयान में जब आप सुनेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे वहाँ के आतंकवादी और वहाँ की सेना एक दूसरे से मिले हुए हैं। और वहाँ का सेना प्रमुख जो है वो खुद ये कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर कोई आतंकवादी मारा गया है तो उसे आप शहीद मानिए। और पाकिस्तानी सेना के जो बड़े अधिकारी, उसे आर्मी चीफ ऑर्डर जारी करता है कि इन शुहादा के ताबूतों को सलामी दी जाए। कोर कमांडर इनके जनाजे में शरीक होगा, फजाइया इनके जनाजों पर पहरा देगी। आर्मी के जवान अपनी वर्दी के अंदर इनको सलामी पेश करेंगे। 25 साल सबर, हिम्मत, इस्तिकामत के बाद आज हम रियासत को, बर्री और बहरी फजाई अफवाज को जिहादी नजरिए के ऊपर लेकर आए हैं। शुहदा जैशे मोहम्मद के हैं, इंतकाम लेने वाली पाकिस्तान की फजाइया है। बताओ ये सच्चाई है या नहीं है? सच्चाई है या नहीं है? ये बयान आज अमेरिका को सुनना चाहिए। ये बयान डोनाल्ड ट्रंप को सुनना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर को वाइट हाउस बुलाते हैं, लंच कराते हैं। और आजकल अमेरिका पाकिस्तान पर बड़ा मेहरबान है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन आज अमेरिका को, पश्चिमी देशों को, पूरी दुनिया को ये देखना चाहिए कि कैसे वहाँ के आतंकवादी और वहाँ की सेना मिलकर काम करते हैं। इस बयान का यही मतलब है कि पाकिस्तान के आतंकवादी और पाकिस्तान की सेना अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही यूनिट है। और आतंकवादियों का पूरा कंट्रोल जनरल असीम मुनीर के पास है। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए थे। और उस समय भारत ने भी ये सवाल उठाया था कि इन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अधिकारी अपनी वर्दी में शामिल क्यों हो रहे हैं। तो एक तरफ मुस्लिम देश इजराइल के हमलों से बचने के लिए नेटो जैसा गठबंधन बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ इजराइल भविष्य के युद्ध की तैयारी कर रहा है। अब हम इजराइल के उस नए लेजर हथियार का विश्लेषण करेंगे जिसका एक हमला एक पिज्जा से भी सस्ता है। लेकिन यह है नई टेक्नोलॉजी और यह बिल्कुल नया हथियार है। इसके बारे में आप ध्यान से देखिएगा। इजराइल ने एक नए एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, जो लेजर बीम की मदद से मिसाइल्स, ड्रोन्स और रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर सकता है। और इस हथियार का नाम है आयरन बीम। इजराइल के मुताबिक इस साल के अंत तक इसे इजराइल में तैनात कर दिया जाएगा। और इस समय इजराइल पर हुए हमलों को रोकने के लिए इजराइल के पास आयरन डोम नाम का एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी एक मिसाइल की कीमत लगभग 45 लाख रुपए है, जबकि आयरन बीम के एक लेजर हमले की कीमत 170 रुपए से लेकर करीब 400 रुपए तक होगी। तो सोचिए, आयरन डोम जिस टेक्नोलॉजी पर काम करता है वो टेक्नोलॉजी है मिसाइल बेस्ड टेक्नोलॉजी, जिसमें एक मिसाइल की औसत कीमत 45 लाख रुपए के आसपास होती है। लेकिन आयरन बीम का एक लेजर हमला सिर्फ 170 से 400 रुपए के बीच होगा। यानी एक मिसाइल की कीमत में लगभग 10,000 लेजर हमले किए जा सकते हैं। आप इसे हथियारों की दुनिया में एक नई क्रांति कह सकते हैं, क्योंकि अब बहुत ही कम खर्चे में हजारों हवाई हमलों को रोका जा सकता है। आयरन बीम की रेंज करीब 10 किलोमीटर तक है। सबसे पहले आप इसकी क्षमता को देखिए, जिसमें यह हथियार अपनी लेजर बीम से हमला करके कुछ ही सेकंड में किसी भी हवाई हमले को, किसी भी मिसाइल को, किसी भी रॉकेट को या ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर सकता है।
यहाँ देखने और समझने की बात यह है कि युद्ध में आजकल जो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से बदल रही है। पहले जब फाइटर जेट्स आए तो वो सबसे घातक हमले कर पाते थे, उसे सबसे घातक हमले करने के लिए बहुत कारगर माना जाता था और ये माना जाता था कि जिस देश के पास जितने अच्छे और लेटेस्ट फाइटर जेट्स हैं वो युद्ध में उतना ही आगे रहेगा। अब उसके बाद बड़ी बड़ी मिसाइल्स आ गई और इन मिसाइल्स की जो दूरी है वो हज़ारों किलोमीटर तक की है। आज ऐसी मिसाइल्स आ गई हैं कि आप चीन में बैठकर अमेरिका पर हमला कर सकते हैं जिनकी रेंज 10-10 हज़ार किलोमीटर की है। अब फाइटर जेट की ज़रूरत ही क्या है? जब आपके पास इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स आ गई हैं तो फाइटर जेट्स की ज़रूरत अब पहले जैसी नहीं रही। फिर मिसाइल्स के बाद ड्रोन्स आ गए और ड्रोन्स के हमले शुरू हो गए। अभी आपने हाल ही में देखा होगा जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे वो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ हो, चाहे वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो, या फिर इजराइल का और हमास के बीच का युद्ध हो, या फिर इजराइल और ईरान का युद्ध हो, सभी में आपने ड्रोन्स का इस्तेमाल देखा होगा। और ड्रोन्स के हमले जब शुरू हुए तो ये माना गया कि ये जो ड्रोन्स हैं ये नए गेम चेंजर हैं। और हाल के कुछ युद्धों में मिसाइल्स और ड्रोन्स ने बड़े बड़े हमले किए हैं और आपने देखा होगा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल अब बहुत कम होता जा रहा है और मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो इनसे भी 2 कदम आगे है और अब आगे भविष्य जो है वो लेज़र हथियारों का होगा, क्योंकि आज एक मिसाइल को रोकने के लिए दूसरी मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। आपके पास जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं वो सारे मिसाइल बेस्ड हैं। अगर भारत के ऊपर या किसी के भी ऊपर कोई मिसाइल का हमला होता है तो हम भी एक मिसाइल छोड़कर उस मिसाइल को दूसरी मिसाइल से नष्ट करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पाकिस्तान जैसे जो देश हैं वो एक बहुत सस्ता ड्रोन हमारे ऊपर फेंकते हैं या एक बहुत ही सस्ती मिसाइल से हम पर हमला करते हैं, लेकिन जिस मिसाइल से उसे रोका जाता है वो मिसाइल बहुत महंगी होती है। यानी एक हमले को रोकने की जो कीमत है वो लाखों रुपए होती है, कई बार 50-50 लाख या उससे भी ज़्यादा उसकी कीमत होती है एक मिसाइल को या एक ड्रोन को रोकने की। तो अब अगर ये लेज़र हथियार आ गए तो अब मिसाइल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और अब आप सिर्फ लेज़र से उन मिसाइल्स को और उन हमलावर ड्रोन्स को नष्ट कर सकते हैं। अब आपको ये बताते हैं कि लेज़र से ये हमला होगा कैसे। तो इन तस्वीरों की मदद से आपको हम ये समझाएंगे कि आयरन बीम से निकली लेज़र जब किसी मिसाइल से टकराएगी तो उसका तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे मिसाइल में आग लग सकती है और फिर वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही उसमें ब्लास्ट हो जाएगा या वो नष्ट हो जाएगी। इजराइल की ही 2 कंपनियों ने मिलकर आयरन बीम का निर्माण किया है, यानी पूरी इजराइल की स्वदेशी टेक्नोलॉजी है और जिसकी 3 खास बातें हैं। पहला, दुश्मन की मिसाइल्स दिखते ही लेज़र बिना किसी देरी के तुरंत हमला कर सकता है। लेज़र बीम की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। फिर से सुन लीजिए, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति है, यानी लाइट की स्पीड के बराबर। दूसरा, ये लेज़र हथियार लगातार हमले करके ड्रोन्स और रॉकेट्स को बहुत आसानी से रोक सकते हैं, चाहे कितने भी हजारों की संख्या में ड्रोन्स और रॉकेट के हमले हों। इसे सिर्फ एनर्जी या ऊर्जा चाहिए, जिसके बाद ये बिना रुके लगातार एक के बाद एक होने वाले हमलों को हवा में ही नष्ट कर देगा और लगातार नष्ट करता चला जाएगा। आपने अभी तक ये देखा होगा कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम हो या किसी भी देश का, अगर जरूरत से ज्यादा तेजी से हमले होते हैं, सैकड़ों और हजारों की संख्या में अगर मिसाइल्स आ जाएं, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम भी थक जाते हैं, फिर ये चूकने लगते हैं और उसी चूक की वजह से कई बार आपने देखा होगा इजराइल के जो मिसाइल्स हैं वो ईरान के मिसाइल्स इजराइल के ऊपर गिर गए थे, क्योंकि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम तब थकने लगा था और वो निशाना चूकने लगा था। तीसरी बड़ी बात यह है कि किसी भी मिसाइल के मुकाबले इस लेजर वेपन का हर हमला बहुत ही सस्ता है। हमला करने वाले ड्रोन्स और मिसाइल की कीमत लाखों करोड़ों में होती है, जबकि एक पिज्जा से भी कम दाम पर
उसे अब इस हथियार से नष्ट किया जा सकता है। आप 400 रुपए में एक करोड़ों की मिसाइल को नष्ट कर सकते हैं। युद्ध के इतिहास में शायद यह पहली बार हो रहा है कि दुश्मन के हवाई हमलों को रोकना इतना किफायती और इतना सस्ता हो गया है। अब दुश्मन लाखों करोड़ों की मिसाइल से हमला करेगा और आप 400 रुपए के एक लेजर वेपन से इसे सिर्फ एनर्जी या ऊर्जा चाहिए, जिसके बाद ये बिना रुके लगातार एक बेकार हो जाएंगे। इजराइल कहता है कि उसका नया लेजर हथियार बाकी एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ मिलकर काम करेगा, उन्हें एक कवर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। और आज भी जैसा मैंने आपको बताया, इसकी जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसकी जो रेंज है वो सिर्फ 10 किलोमीटर की रेंज है। तो ये 10 किलोमीटर की रेंज में ही काम कर सकता है और इसीलिए हम आज आपको ये बता रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो पुराने एयर डिफेंस सिस्टम हैं या जो S-400 जैसे जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं, ये उनकी जगह अभी भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि इसकी रेंज 10 किलोमीटर है। जब इस प्रकार के हथियार और ज़्यादा विकसित किए जाएंगे, इन पर और ज़्यादा काम किया जाएगा, तब इनकी रेंज शायद 10 किलोमीटर से बढ़कर 100 किलोमीटर हो जाए या उससे भी ज़्यादा हो जाए। और जिस दिन इनकी रेंज सैकड़ों किलोमीटरों में हो जाएगी, उस दिन ये आज के मुकाबले कहीं ज़्यादा कारगर हो पाएंगे। लेकिन अभी 10 किलोमीटर की रेंज के साथ इजराइल ने इसे बनाया है। तो क्या अकेला इजराइल है जिसे ये नया आइडिया आया है? ऐसा नहीं है। इजराइल की तरह भारत भी अपना एक नया लेजर हथियार बना चुका है और इसका नाम है काली और दुर्गा 2। ये दो नाम हैं इसके। ये एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है जो मिसाइल फायर करने के बजाय लेजर एनर्जी से लगभग 3 किलोमीटर की रेंज में ड्रोन्स को हवा में नष्ट कर सकता है। और इसके साथ ही भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिनके पास इस प्रकार के अत्याधुनिक लेजर हथियार हैं और ये टेक्नोलॉजी है। काली एक एक्सपेरिमेंटल लेजर हथियार है जो भविष्य में किसी सैटेलाइट और मिसाइल को भी नष्ट कर सकता है, यानी इसकी रेंज सैकड़ों किलोमीटर तक आगे चलकर हो सकती है। अभी तक तो हमने बहुत छोटी रेंज के हथियार बनाए हैं, 3 किलोमीटर के। इजराइल ने 10 किलोमीटर का, लेकिन इनकी रेंज हमें बढ़ानी पड़ेगी। अब तक दुनिया के किसी भी देश के पास इतनी ज्यादा दूरी तक हमला करने वाला लेजर वेपन बना ही नहीं है। हालांकि अभी इस पर काम चल रहा है। चीन की सेना ने इसी महीने अपनी मिलिट्री परेड में पहली बार अपना लेजर वेपन दिखाया था और चीन ये दावा करता है कि यह हथियार लेजर बीम की मदद से हमला करके ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर सकता है। ये चीन का हथियार है। आप देखिए, ये है नए जमाने के हथियार, लेजर हथियार। और चीन ने इनका प्रदर्शन अभी कुछ दिन पहले ही अपनी मिलिट्री परेड में किया था। तो देखिए हथियारों का जो टेक्नोलॉजी कैसे बदल रही है, उनकी जो तस्वीर है, उनकी जो शेप है, वो कैसे बदल रही है। दुनिया में इस समय भारत, इजराइल और चीन सहित कम से कम 10 ऐसे देश हैं जो अपना खुद का लेजर वेपन विकसित करने पर काम कर रहे हैं। तो 10 देशों के पास हो सकता है आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी अभी आ जाए और भारत भी उनमें से एक है। अब भविष्य के युद्ध के बाद लौटते हैं अपने देश की राजधानी, अपने देश की राजनीति में, अपने देश की राजधानी में। और यहां पर भी एक राजनीतिक युद्ध चल रहा है। यहां भारत के विपक्ष के नेता भारत के वर्तमान को कमजोर करने की कोशिश में लगे हैं और हमारे विपक्ष के नेता भारत में नेपाल जैसा विद्रोह का सपना देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि जैसे नेपाल के युवाओं ने और वहां के जेन ज़ी ने विद्रोह कर दिया, ऐसे ही भारत के जो युवा हैं वो भी एक दिन विद्रोह करेंगे। तो अगला विश्लेषण हम इस सवाल से शुरू करते हैं। क्या राहुल गांधी देश के युवाओं से, छात्रों से और जेन ज़ी से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी नेपाल जैसा विद्रोह करेंगे? क्या वो हमारे देश की जेन ज़ी को भड़काना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी वोट चोरी के नाम पर देश में अब इस प्रकार की कोई अराजकता या क्रांति लाना चाहते हैं, इस प्रकार की अराजकता फैलाना चाहते हैं? अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है और इसमें उन्होंने लिखा कि देश के युवा, छात्र और जेन ज़ी संविधान को बचाएंगे। उनका जो पोस्ट है वो मैं आज लेकर आया हूं। देखिए आपकी स्क्रीन पर भी है। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन ज़ी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। ये उनका पोस्ट है। आज राहुल गांधी ने
इस तरह का जो पोस्ट किया है, ये हम इसे कहेंगे कि गैर जिम्मेदाराना बात है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, नेपाल में जो कुछ हुआ, क्या हमारे देश का कोई भी नेता ये चाहेगा कि वो हमारे देश में भी हो? क्या वो चाहेगा कि हमारे देश में भी ऐसे ही अराजकता फैल जाए? क्या वो ये चाहेगा कि जब हमारा देश इतना कमज़ोर हो चुका होगा तो फिर क्या विदेशी ताकतें हमारे देश में प्रवेश नहीं करेंगी? क्या हमारा देश भी विदेशी ताकतों के हाथ में नाचने नहीं लगेगा? क्या उस समय जो नेता आएंगे देश की सरकार चलाने के लिए, क्या वो विदेशी ताकतों के हाथ की कठपुतलियां नहीं बन जाएंगे, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है या फिर जैसे आगे चलकर नेपाल में भी हो सकता है? क्या राहुल गांधी यही चाहते हैं? वो तस्वीरें आपने देखी होंगी नेपाल की, लगातार आप कई बार वो तस्वीरों को देख रहे थे। क्या वो चाहते हैं कि भारत में भी ऐसा हो? बांग्लादेश की वो तस्वीरें याद कीजिए, ये तस्वीरें ज़रा देखिए आप नेपाल की। राहुल गांधी को सपने में शायद यही तस्वीरें आ रही हैं। राहुल गांधी शायद सोच रहे हैं कि भारत के युवा भी नेपाल की तरह इस तरह सड़कों पर उतर आएंगे, और भड़काने के लिए वो एक ही मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो है वोट चोरी का मुद्दा। और आज वोट चोरी पर उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले ये कहा गया था कि राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे और चुनाव आयोग इस हाइड्रोजन बम के बाद हिल जाएगा, लेकिन राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम के लॉन्च को अब शायद आगे के लिए टाल दिया है, क्योंकि आज तो हाइड्रोजन बम फटा ही नहीं। वोट चोरी पर राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम तो नहीं फोड़ा, लेकिन एक छोटा सा पटाखा जरूर फोड़ा। मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब की एक बड़ी लोकप्रिय पंक्ति है, एक शायरी है, थी खबर गर्म कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे। तो देखिए, थी खबर गर्म कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। आज जो लोग राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए होंगे, मीडिया के लोग, वो शायद यही कह रहे होंगे कि हम तो कुछ देखने गए थे लेकिन तमाशा ना हुआ। और जिन्होंने टीवी पर राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी आज, वो भी यही कह रहे होंगे कि तमाशा ना हुआ। आज राहुल गांधी की वोट चोरी को लेकर हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल यही हुआ है। राहुल गांधी ने 44 मिनटों की एक प्रेजेंटेशन दी और वोट चोरी को लेकर आज नए आरोप लगाए। उनका दावा है कि कर्नाटक की आलंद सीट पर 6018 वोट डिलीट किए गए हैं और महाराष्ट्र की राजौरा सीट पर 6850 वोट जोड़ दिए गए, यानी कहीं से डिलीट कर दिए, कहीं जोड़ दिए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन वोटों को डिलीट किया जा रहा है, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के वोट काटे जा रहे हैं, और वोटों को डिलीट करने की जांच में चुनाव आयोग कर्नाटक सरकार की सीआईडी की मदद नहीं कर रहा। राहुल गांधी ने आज कहा कि वोट चोरी के आरोपों को वो देश के युवाओं तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान की संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। आज जो लोग राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए होंगे, मीडिया के लोग, वो शायद यही कह रहे होंगे कि हम तो कुछ देखने गए थे लेकिन तमाशा ना हुआ। और जिन्होंने टीवी पर राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी आज, वो भी यही कह रहे होंगे कि तमाशा ना हुआ। आज राहुल गांधी की वोट चोरी को लेकर हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंफॉर्मेशन आ रही है, यह रुकेगा नहीं, यह रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया
कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। तो राहुल गांधी हर सभा में और अपने हर बयान में कहते हैं कि संविधान खतरे में है और वो संविधान की रक्षा करने के लिए आए हैं। अपने हाथ में संविधान की कॉपी रखते हैं, यहां भी आप देख लीजिए। लेकिन देखिए, जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, जो हमारे संवैधानिक संस्थान हैं, उन्हें कमज़ोर कर रहे हैं, उनकी बदनामी कर रहे हैं, चुनाव आयोग की बदनामी कर रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को नाम लेकर व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाकर बदनाम कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा है, अपना काम कर रहा है, संविधान के तहत काम कर रहा है, इस देश के लिए काम कर रहा है और उसे संविधान पर इस देश ने बैठाया है, उसे व्यक्तिगत रूप से नाम लेकर बदनाम करना, उस पर व्यक्तिगत आरोप लगाना, क्या इससे संविधान मजबूत होगा? एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग, उसको बदनाम करना, उस पर आरोप लगाना और यह कहना कि चुनाव आयोग के अंदर से ही अब हमें मदद मिल रही है और चुनाव आयोग के अंदर से ही खबरें लीक हो रही हैं, यह चुनाव आयोग को कमजोर करने की बात है, चुनाव आयोग को बदनाम करने जैसा है। अब चुनाव आयोग को जब आप बदनाम करेंगे, कमजोर करेंगे, तो क्या संविधान मजबूत होगा? मुख्य चुनाव आयुक्त को जब आप बदनाम करेंगे, कमजोर कर देंगे, उनके हौसले को तोड़ देंगे, तो क्या संविधान मजबूत होगा? आज बड़ा सवाल यह होना चाहिए। और क्या इस देश के युवा राहुल गांधी की इन बातों पर यकीन करेंगे? राहुल गांधी जो सोच रहे हैं कि नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाएगी उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उनके इस बयान से, क्या ऐसा होगा? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि भारत ना तो नेपाल है और ना ही भारत बांग्लादेश है और ना ही भारत के युवा नेपाल और बांग्लादेश की तरह है। भारत के युवा ना तो क्रोध में है, ना गुस्से में है। राहुल गांधी सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो युवाओं को जगाने का दावा करते हैं और फिर कुछ घंटे के बाद सोशल मीडिया पर युवाओं को भड़काने का काम भी करते हैं। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हमारे देश में न्यायपालिका है, अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है। राहुल गांधी चाहें तो इन आरोपों को साबित करने के लिए जो भी उनके पास सबूत हैं, वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आज भी उनके पास सबूत होते तो आपको नहीं लगता वो सुप्रीम कोर्ट जाते? इससे पहले हर बड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। रफाल का मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। अगर खुद नहीं जाते तो अपने किसी नेता से, अपने किसी कार्यकर्ता से एक PIL डलवा देते। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि वो खुद जाएंगे, लेकिन आप जानते हैं, अगर उन्हें पता होता कि मेरे पास पक्के सबूत हैं, तो अब तक सुप्रीम कोर्ट में उनका कोई ना कोई नेता, उनका कोई ना कोई कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका होता और सुप्रीम कोर्ट में जाकर सबूत दे देता। क्यों नहीं जा रहे? आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे यह पूछा गया कि भाई जब आपके पास सबूत हैं तो फिर आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते? कोर्ट में आपको चुनाव आयोग पर यकीन नहीं है, आप मत जाइए चुनाव आयोग, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए और वहां सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे सबूत पेश कर दीजिए। तो क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पर भी यकीन नहीं है? जब ये सवाल आज उनसे पूछा गया तो आज उनका जवाब पूरे देश को जरूर सुनना चाहिए। जरा देखिए। तो क्या एक हफ्ते बाद आप इसको आगे कैसे इनिशिएट करेंगे? क्या आप लोग कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे या और कोई हायर एजेंसी से इस बात की डिमांड करेंगे? क्योंकि ये फ्रैंकली ये जो मैं यहां कर रहा हूं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का नहीं है। सवाल आज उनसे पूछा गया तो आज उनका जवाब पूरे देश को जरूर सुनना चाहिए। जरा देखिए। तो क्या एक हफ्ते बाद आप इसको आगे कैसे इनिशिएट करेंगे? क्या आप लोग कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे या और कोई हायर एजेंसी से इस बात की डिमांड करेंगे? क्योंकि ये फ्रैंकली ये जो मैं यहां कर रहा हूं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का नहीं है। वो काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है। वो काम वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। अब मैं आपको यह कह सकता हूं कि हमने आपको 2 बार सबूत दिखाया है और जब हम ये प्रेजेंटेशंस खत्म करेंगे, इसमें लगेंगे 2-3 महीने, जब हम ये खत्म करेंगे
आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा कि हिंदुस्तान में स्टेट आफ्टर स्टेट, लोकसभा आफ्टर लोकसभा चोरी हो रही है। तो मेरा काम सच्चाई दिखाने का है। मैं हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को सच्चाई दिखा सकता हूं। इन सारी बातों से यह लगता है कि राहुल गांधी कभी भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, चुनाव आयोग में जाकर सबूत पेश नहीं करेंगे, ना ही सुप्रीम कोर्ट में सबूत देंगे। हमारे देश में कुछ लोग हैं जिन्हें हम सबूत गैंग कहते हैं, क्योंकि वो हर बात पर सबूत मांगते हैं। जब हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर करती है तो उसके सबूत मांगते हैं, जब उरी की सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो सबूत मांगते हैं, बालाकोट की एयर स्ट्राइक होती है तो कहते हैं हमें पहले सबूत दिखाइए, हम कैसे मान लें। लेकिन आज जब सबूत गैंग से सबूत मांगे जा रहे हैं तो सबूत गैंग सबूत दिखाने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी सबूत देने के लिए, दिखाने के लिए तैयार नहीं है और कह रहे हैं ये मेरा काम नहीं है। तो क्या लोकसभा में विपक्ष के नेता का काम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है? क्या सिर्फ टीवी पर इंटरव्यू देना है? क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखना ही भारत में विपक्ष के नेता का काम रह गया है? आज आप भी ये बात सोचिएगा कि अगर हमारे देश में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ये समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ आरोप लगा देने की ही है, इसी से खत्म हो जाती है, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ टीवी पर आकर कुछ इंटरव्यू देने की है, इंटरव्यू तो खैर वो देते ही नहीं है, टीवी पर आकर सिर्फ कुछ बयान देकर चले जाने की है, या फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने की है, तो आप समझ लीजिए कि उनकी भविष्य की जो नीतियां हैं वो क्या होंगी। अब राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधे घंटे के बाद ही चुनाव आयोग ने उनका फैक्ट चेक कर दिया और उनके इन सभी दावों को गलत बताया। चुनाव आयोग के मुताबिक कोई भी ऑनलाइन वोटों को डिलीट नहीं कर सकता। वर्ष 2023 में आलंद में वोटों को डिलीट करने की कोशिश पर चुनाव आयोग ने ही खुद जाकर एफआईआर दर्ज करवाई थी और जिस सीट पर वोट डिलीट करने का आरोप लगा उस सीट पर वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती थी। इसके बाद शाम को फिर से चुनाव आयोग ने आलंद में वोटों के डिलीट करने के दावे पर विस्तार से जानकारी दी। चुनाव आयोग के मुताबिक आलंद विधानसभा क्षेत्र में दिसंबर 2022 में 6018 आवेदन ऑनलाइन जमा हुए। इसमें से केवल 24 सही और 5994 फर्जी पाए गए। फर्जी आवेदनों के जरिए मतदाता सूची से नाम हटाने की कोशिश की गई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने ही 21 फरवरी 2023 को आलंद में एफआईआर दर्ज करवाई और उस समय कर्नाटक में बीजेपी की ही सरकार थी। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी नेपाल और बांग्लादेश की तरह भारत के युवाओं को भड़काना चाहते हैं? लेकिन भारत में यह असंभव है। भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं, चुनाव आयोग और संवैधानिक ढांचा बहुत ही मजबूत है। चुनाव आयोग निष्पक्ष है, पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाता है। भारत में न्यायपालिका निष्पक्ष है, आज़ाद है और सक्रिय भूमिका निभाती है और लोकतंत्र की रक्षा करती है। जबकि नेपाल में बार बार सरकारें बदलती रहीं, वहाँ के हालात बिल्कुल अलग थे और बांग्लादेश के हालात भी हमारे यहाँ से बिल्कुल अलग थे। अब आप देखिए कि बीजेपी ने इसका कैसा जवाब दिया है। तो बीजेपी की जो प्रतिक्रिया है वो हम आपको दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है और बाकी जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पर आई हैं वो क्या कहती हैं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, राह हो प्रवाह हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel Store today. बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का
विकसित वायर। तो राहुल गांधी का पक्ष तो आपने देख लिया, राहुल गांधी की मंशा आपने देख ली, राहुल गांधी क्या सपना देख रहे हैं ये आपने देख लिया। अब देखिए इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है। अगर निष्पक्षता के साथ भारत का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए। और जिस तरह से बांग्लादेश नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश में। राहुल जी अराजकता फैलाना बंद करें, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र बंद करें। योर सोल पॉलिटिक्स हैज बिकम to create chaos, then play victim card, and you are always trying to delegitimize democracy. आप ना शपथ पत्र देते हैं ना सबूत देते हैं, आप केवल आरोप लगाने का काम करते हैं। इसका मतलब कांग्रेस का भारत के लोकतंत्र में, संवैधानिक संस्थाओं में, इनमें विश्वास नहीं है। केवल अराजकता फैलाना, अनरेस्ट पैदा करना और भारत को डिस्टेबलाइज करने का एक षड्यंत्र टूल किट गैंग के माध्यम से क्या आप लोग रचने जा रहे हैं, कर रहे हैं प्रयास। और अब अभी की एक और बहुत बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय ब्रिटेन की राजकीय यात्रा पर हैं और आज एक बार फिर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना करीबी बताया है और ये भी कहा है कि उन्होंने फ़ोन करके प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। और उन्होंने क्या कहा है मैं ज़रा पढ़कर आपको बता देता हूँ। आई एम वेरी क्लोज टू इंडिया, मैं भारत का बहुत करीबी हूँ। आई एम वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं भारत के प्रधानमंत्री का भी बहुत करीबी हूँ। आई स्पोक टू हिम द अदर डे, आई विश्ड हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे, वी हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप एंड ही पुट आउट अ वेरी गुड स्टेटमेंट। तो मैंने उनको जन्मदिन की बधाई दी और हमारे बीच में बहुत ही अच्छे संबंध हैं और मेरी बधाई के बाद उन्होंने एक बहुत ही अच्छा और शानदार स्टेटमेंट दिया है, ऐसा उन्होंने कहा। अब आप देखिए उन्होंने क्या कहा। I'm very close to India. I'm very close to the Prime Minister of India. I spoke to him the other day, wished him a happy birthday. We have a very good relationship. He put out a beautiful statement too. We have, but I said, you know, I sanctioned them. China is paying a very large tariff right now to the United States. But I'm willing to do other things, but not when the people that I'm fighting for are buying oil from Russia. If the oil price comes down, very simply, Russia will settle. And the oil price is way down. तो अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको डिकोड जिंदगी में दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट धो डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन में मजबूत बने लेकिन असभ्य नहीं, दयालु बने लेकिन कमजोर नहीं, विनम्र बने लेकिन डरपोक नहीं और गर्व जरूर करें लेकिन अहंकार नहीं। नमस्कार।